वेलकम ऑल द व्यूअर्स। पिछला लेक्चर जो प्रश्नोत्तरी था उसके बाद एक सप्ताह बीत गया है और इस एक सप्ताह के अंतर्गत बहुत से प्रश्न आ गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जिनका शॉर्ट में उत्तर था, तो मैंने वो उत्तर यूट्यूब पर ही दे दिया है और आशा करते हैं कि जिनका प्रश्न था वो लोग उसका उत्तर देख चुके होंगे। फिर भी एक सप्ताह के अंदर और कुछ पुराना प्रश्न जिसका हम जवाब दे दिए हैं और उसके बावजूद भी फिर रिपीट प्रश्न हो रहा है, उसको भी आज कवर करेंगे। यानी कि आज तक का जो भी प्रश्न यूट्यूब पर हमसे पूछा गया है भूमि विधान से संबंधित, वो सबका जवाब आपको 1 बाय 1 मिलेगा। तो सबसे पहले प्रश्न हम लेते हैं अजय कुमार जी का। अजय कुमार जी 5 दिन पहले प्रश्न किए थे। इन्होंने अपना नाम तो लिखा है, पता नहीं लिखा हो, क्या करते हैं नहीं लिखा है। हम पहले भी कई बार अनुरोध कर चुके हैं आप लोगों से कि अगर आप अपना नाम के साथ पता और क्या करते हैं लिख दीजिए, तो आपका प्रश्न किस संदर्भ में है, आपको उस प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार से दें कि आप समझ जाएं, इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं। अगर कोई न्यायिक पदाधिकारी हैं तो उनका समझने का समझाने का तरीका, कोई विधि व्यवसायी है यानी कि अधिवक्ता हैं और कोर्ट में काम करते हैं तो उनको समझने और समझाने का तरीका कुछ अलग होगा, और एक साधारण पढ़ा लिखा आईए बीए एमए का व्यक्ति है लेकिन कानून की जानकारी नहीं है तो उसको समझाने का तरीका अलग होगा, और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मैट्रिक पास है, मिडिल पास है, या कुछ नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत जानता है पढ़ना, अखबार का प्रारंभिक ज्ञान, अखबार किताब कुछ पढ़ लेता है, और उसको कोई प्रॉब्लम है, वो भी सजग है, मोबाइल चलाता है, यूट्यूब देखता है, व्हाट्सअप करता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और उनको कोई ज़मीन का विवाद है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, वो लोग भी सुनते हैं और वो लोग भी प्रश्न करते हैं। तो सभी के प्रश्न का, एक ही प्रश्न का विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए उत्तर अलग अलग होगा, क्योंकि जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर उसी अंदाज में दिया जाएगा, उसी प्रकार दिया जाएगा। कानून तो एक ही सबके लिए रहेगा और कानूनी उत्तर एक ही होगा, लेकिन बोलने और समझाने का तरीका अलग अलग होगा। इसलिए प्रश्न टेकअप करने के पहले फिर आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना नाम के साथ साथ स्थान भी लिखिए और आप क्या व्यवसाय करते हैं ये भी लिखिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्थान इसलिए कहते हैं कि बहुत से स्थानों में लैंड लॉ से संबंधित कुछ विधान और वैधानिक प्रक्रिया में बदलाव भी हुआ है। जहाँ सर्वे कब हुआ, कहाँ हुआ, इसमें बदलाव हुआ, चकबंदी कहीं हुआ, चकबंदी कहीं नहीं हुआ, रिवीजन सर्वे कहीं आधा हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं पूरा हुआ, तो बहुत सा चीज़ है, उसमें बहुत सा चीज़ फर्क पड़ जाएगा और सवाल का आंसर देने में। इसलिए क्योंकि कहाँ कहाँ कब क्या हुआ इसकी सब जानकारी मुझे है, तो वो आपका कहाँ से आप प्रश्न कर रहे हैं और वो आपके केस में लागू होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप प्रश्न जब करते हैं तो नाम के साथ अपना स्थान और पेशा लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है अजय कुमार जी का, 5 दिन पहले का इन्होंने लिखा है, पता नहीं दिया है। गैर मजरूआ वाला भी इन्होंने पहले भी प्रश्न किया था और इनका अनुरोध था कि गैर मजरूआ के ऊपर वीडियो बनाए। मैंने उत्तर दिया था कि गैर मजरूआ वाला वीडियो आप खोजिए, मेरा लैंड लॉ का लेक्चर सीरीज जो चल रहा है, काफ़ी लेक्चर आ चुका है, उसमें 24-25 लेक्चर आ चुका है। तो जहाँ शुरू हुआ है उसके 2-3 लेक्चर के बाद कई जगह गैर मजरूआ के बारे में हमने कहा है, फिर भी उनसे नहीं मिला। तो ये हम नहीं कह सकते कि उतना उनको ज्ञान है कि नहीं, वो खोज सकते हैं कि नहीं, या नहीं मिला किसी भी कारण से अगर उनको नहीं मिला है। तो इसीलिए हम यहाँ पर पुनः दोहरा देना चाहते हैं कि गैर मजरूआ से संबंधित वीडियो बनाएं। ये तो बड़ा भेग सवाल है, आपका क्या प्रश्न है, आपको क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या वकील हैं, आपको कोई केस में प्रॉब्लम है तो उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। जनरल गैर मजरूआ के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं उसका तो अंदाज हमको मिलेगा नहीं। फिर भी जबकि बहुत लेक्चर में गैर मजरूआ के बारे में चर्चा है, आपसे अनुरोध है कि फिर आप देखिए, फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं। मजरूआ
फारसी शब्द है मजरुआ का मतलब होता है खेती की जमीन, अंग्रेजी में बोलते हैं कल्टिवेबल लैंड, कृषि भूमि। और गैर लग जाने से निगेटिव हो जाता है, यानी कि वैसी भूमि जिसमें खेती नहीं हो। तो गैर मजरूआ का मतलब हुआ वैसी भूमि जिसमें खेती नहीं होती है। तो ये तो कोई भी आदमी गांव देहात का अनपढ़ भी जानता है कि जो भूमि में खेती नहीं होती है वो गैर मजरूआ हो गया। अब गैर मजरूआ कई प्रकार का हो सकता है। अब गैर मजरूआ ऐसे अलंग है तो भी गैर मजरूआ है, आहर है तो भी गैर मजरूआ है, पैन है तो भी गैर मजरूआ है, सड़क है तो भी गैर मजरूआ है, गली है तो भी गैर मजरूआ है, रास्ता है तो भी गैर मजरूआ है, कोई चारागाह है तो भी गैर मजरूआ है जहाँ जानवर चरता है, कोई बगीचा है तो भी गैर मजरूआ है, अगर कोई स्कूल कॉलेज चर्च है तो भी गैर मजरूआ है, नदी है पहाड़ है वो भी गैर मजरूआ है, कब्रिस्तान है ये आपका क्रिश्चियन लोग का कब्रिस्तान है, मुसलमान लोग का कब्रिस्तान है, या हिंदू का स्मशान है तो वो भी गैर मजरूआ है, प्ले ग्राउंड है तो भी गैर मजरूआ है। तो गैर मजरूआ जिसमें किसी में कोई खेती नहीं होता वो सब जमीन गैर मजरूआ है। तो एक विभिन्न तरह के गैर मजरूआ का स्वरूप बता दिए। अब दूसरा क्या है, गैर मजरूआ का विधानिक स्वरूप क्या है कानून में। तो एक गैर मजरूआ आम होता है और एक गैर मजरूआ खास होता है और एक गैर मजरूआ मालिक होता है, जो सर्वे के रिकॉर्ड में मिलेगा और आज भी मिलेगा। अब गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ खास ये दोनों एक ही है, यानी कि जब जमींदारी प्रथा थी और जो जमीन था जमींदार के जमींदारी के अंतर्गत जिसमें खेती नहीं होती थी और किसी भी प्रकार का उसमें दूसरा उपयोग होता हो लेकिन खेती नहीं होती हो, तो वो गैर मजरूआ मालिक के जिम्मे था, यानी कि जमींदार के जिम्मे था, जमींदार का अधिकार और कब्जा उस पर था। कोई रैयत जमींदार के मर्जी से, जैसे परती जमीन पड़ा हुआ है तो जमींदार उसको परमिशन देगा तो पेड़ लगा दे सकता है, पेड़ लगा सकता है लकड़ी में, तो उसमें लकड़ी में आधा या जैसा एग्रीमेंट हुआ जमींदार से, जैसा परमिशन मिला या जिस इलाके में जो रिवाज था उसके हिसाब से, अगर वो लकड़ी वाला ही पेड़ है जिसका कोई फलदार पेड़ नहीं है तो लकड़ी जब पेड़ सूखेगा काटेगा तो आधा लकड़ी जमींदार का हो जाएगा, आधा जो लगाया रहेगी तो उसका हो जाएगा, लेकिन जमीन जमींदारे का रहेगा। अगर फलदार है तो फल में आधा उसका हो जाएगा आधा हो जाएगा। कहीं कहीं 2 हिस्सा जमींदार का 1 हिस्सा, वो स्थानीय व्यवस्था पर और आपस में क्या एग्रीमेंट हुआ जमींदार और रैयत से उस पर निर्भर करता है। तो गैर मजरूआ मालिक जमीन जमींदार का था, उसमें रैयत का या ग्रामीण का किसी का कोई अधिकार नहीं था। अगर कोई कुछ करता था जमींदार के परमिशन से ही कर सकता था। दूसरा हुआ गैर मजरूआ खास, तो जो जमींदार था उसके खास कब्जा दखल में था तो वो हो गया गैर मजरूआ खास, माने वही मालिके का है लेकिन वो अपने कब्जा दखल में रखे हुए है और उसमें कुछ उसका उपयोग कर रहा है, तो गैर मजरूआ खास। दोनों मालिके का है, गैर मजरूआ मालिक भी मालिके का है लेकिन गैर मजरूआ मालिक में हो सकता है अपना उसका खास कब्जा में नहीं हो, ऐसे ही परती पड़ा हुआ हो और उसमें कोई रैयत को कोई परमिशन दे दिया हो कुछ लगाने का कुछ करने का, जनरली पेड़ लगाने के लिए ही दिया जाता था या किसी को मकान बनाने के लिए परमिशन दे दिया, किसी को टेम्पोररी दे दिया किसी को परमानेंट दे दिया। तो इस तरह का खास और मालिक दोनों को आप आमतौर से एक ही समझे, गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ मालिक ये दोनों जमींदार का था। अब तीसरा प्रकार का हुआ गैर मजरूआ आम। गैर मजरूआ आम का माने वैसी जमीन जिसमें खेती नहीं होती है, और आम का माने आम जनता जन साधारण, तो जो जन साधारण के उपयोग की चीज है, तो जिसमें जनता जिसको उपयोग करते हैं जैसे नदी नाला पैन सड़क रास्ता अलंग, ये सब जो है चारागाह ईदगाह, ये सब जो भी है जिसको आम जनता यूज करती है, आम जनता को उसका उपयोग है, कोई तालाब है पोखर है उसको पानी लेने का, नहर है तो नहर से पटाने का, सभी जनता को जिसमें अधिकार है तो वो हो गया गैर मजरूआ आम। माने खेती नहीं होता है लेकिन अन्य कार्य उससे होता है, तो उसमें जमींदार का उतना ही अधिकार है, अगर जमींदार पानी लेता है तो भी लेगा और रैयत पानी लेता है तो वो भी लेगा, दोनों का बराबर अधिकार है। अगर रास्ता से जमींदार जाता है तो रैयत भी जाएगा, तो दोनों का। अब जमींदार रैयत को रास्ता से जाने से रोक नहीं सकता है और रैयत है जो जमींदार को रोक सकता है। तो गैर मजरूआ में उसकी जो उपयोगिता है जिस लिए वो जमीन बना है, जैसे रास्ता है तो रास्ता के लिए बना है, नहर है तो पानी से पटवन करने के लिए बना है, अगर कोई स्कूल है तो पढ़ने के लिए बना है,
बच्चों का खेल का मैदान है तो खेलने के लिए बना है। तो अगर जमींदार भी खेलेगा, उसका बाल बच्चा भी खेलेगा, आम जनता का बाल बच्चा भी खेलेगा, कोई एक दूसरे को रोक नहीं सकता है और दोनों का अधिकार बराबर है। तो जमींदारी व्यवस्था जब तक थी तब तक यही व्यवस्था थी। जमींदारी जब चली गई 1956 में खत्म हो गया, 50 में कानून बना और उसके बाद धीरे धीरे करके 53 से जाना शुरू हुआ, 56 57 जाते जाते सबका जमींदारी खत्म हो गया। तो अब जमींदार के जगह पर बिहार सरकार हो गया। तो आज के तारीख में भी गैर मजरूआ जमीन है, तो गैर मजरूआ जमीन है तो गैर मजरूआ में लिखा रहेगा, अगर बिहार सरकार के कब्जा में कंट्रोल में है तो लिखा रहेगा अनावाद। उसी गैर मजरूआ को लिखा था अनावाद। आबाद माने जिसका ज्योति होता है, खेती होता है, आबाद है तो आबाद उसको बोलते हैं। अनाबाद माने जिसका खेती नहीं था। जब रिविजनल सर्वे बना तो उसमें बिहार सरकार का गैर मजरूआ जमीन अनाबाद बिहार सरकार, तो बिहार सरकार का होगा। अगर किसी किसी में पाया गया कि कोई रैयत कब्जा में है और कब्जा का कितना साल से है और किस स्थिति से कब्जा में है, कोई दस्तावेज है, ये सब चीज़ अगर नहीं प्रमाणित कर सका रैयत सर्वे के समय में, तो सर्वे के पदाधिकारी लोग क्या करता था, लिख देता था अनाबाद बिहार सरकार, अवैध कब्जा रामू महतो, रामेश्वर सिंह, जो रैयत रहा उसका नाम अपना लिख दिया अवैध कब्जा में। क्योंकि वैध कब्जा, लीगल पोजेशन, उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट था कि नहीं, इसके बारे में उसके सामने कोई कागजात नहीं प्रस्तुत हुआ, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो सरकार का नाम तो लिख ही दिया, अनाबाद है इसलिए अनाबाद लिख दिया, और उधर लिख दिया अवैध कब्जा, अगर कोई कब्जा किए हुए था तो ये गैर मजरूआ में इतना ही काफ़ी है। अब इसके अलावे अजय कुमार को अगर कोई आपको स्पेसिफिक प्रश्न हो गैर मजरूआ से संबंधित, तब पूछिएगा और क्लियर पूछिएगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति हैं जो 4 दिन पहले किए थे, इनका नाम है हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार ने अपना कोई एड्रेस नहीं दिया है, लेकिन खैर उन्होंने हाल चाल पूछा है और हमने उनको धन्यवाद भी यूट्यूब पर कर दिया है। और उनका कहना था कि कुछ समय बीत गया है, नया वीडियो नहीं बन रहा है। ये बात सही है कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, और सभी जितने मेरे श्रोता हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो आप लोग बराबर फॉलो कर रहे हैं, सब लोग को जानकारी ज़्यादातर लोगों को है, फिर भी यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं कि देखिए, हम अभी वकालत पेशा में हैं और एक्टिव प्रैक्टिस है, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में है, हाई कोर्ट में है। तो हमारे पास समय का अभाव है। शनिवार रविवार जब समय मिलता है या कोई छुट्टी का समय मिलता है, तो बिहार जुडिशियल एकेडमी, जहाँ पर कि न्यायिक पदाधिकारी को ट्रेनिंग दी जाती है, कानून की पढ़ाई उनको वहाँ ट्रेनिंग के दौरान कराई जाती है, मुख्य मुख्य मुद्दे पर जो विषय प्रस्तुत दिया जाता है उसके ऊपर। तो बहुत सारे वकील और जज लोग जो अभी जज हैं हाई कोर्ट में, या जो रिटायर करके, और डिस्ट्रिक्ट जज जो रिटायर करके, उन लोग जाके नए नए न्यायिक पदाधिकारी या पुराने लोग को, दोनों को ट्रेनिंग होता है, उसमें जाके व्याख्यान देते हैं उस विषय पर। तो कोरोना काल में लगभग 1.5-2 साल काम बंद रहा, तो वो सब व्याख्यान हम लोग घर बैठे अपने ऑफिस से ही ऑनलाइन देते थे। तो आप पाएंगे कि मेरा ऑनलाइन जब क्लास जुडिशियल एकेडमी में चल रहा था तो रेगुलर उधर होता था, तो इसलिए रेगुलर वीडियो आपको लगातार उसमें मिलेगा। उसके बाद बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद भी रहता है, अलग अलग उसका तरीका है, 10 दिन 20 दिन 1 महीना गैप भी हो जाता है। तो इस बीच में मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आने लगे और रिक्वेस्ट आने लगे कि इस बिंदु पर भी वीडियो बनाया जाए और लेक्चर दिया जाए। तब हमने शुरू किया, और बहुत से वकील और जज लोग का भी रिक्वेस्ट हुआ कि बहुत सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और लैंड लॉ खास करके इस पर बहुत सारा रिक्वेस्ट हुआ। सबसे पहले बकास्त के ऊपर हुआ और लैंड लॉ के ऊपर। तब हमने फिर डिसाइड किया कि जब हमको समय मिलेगा तो लैंड लॉ पर लेक्चर सीरीज देंगे, माने जितना भी बिहार का लैंड लॉ है उसके बारे में शुरू से अंत तक, आज तक जो भी कानून है उस पर विधिवत कानून की जानकारी सभी लोगों को समान रूप से दी जाएगी, ताकि किसी को भी असुविधा नहीं हो। तो उसी क्रम में आपका कई 24-25 लेक्चर आ चुका है, आप देखिएगा, वो लैंड लॉ लेक्चर सीरीज करके चल रहा है। और उसी के क्रम में ही ये आपका आज प्रश्नोत्तरी जो है, क्वेश्चन आंसर, ये तीसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर में कुछ लोग का हमने दिया है पार्ट 1 में जवाब, और दूसरा पार्ट 2 में भी जवाब दिया है, और कुछ बचा हुआ कुछ नया सवाल का आज हम पार्ट 3 में जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए
ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर मेरा लेक्चर आता है इसलिए लोग समझते हैं कि हाँ ये भी यूट्यूबर हैं। बहुत सारे यंगस्टर लोग यूट्यूबर हैं, अलग अलग टॉपिक पर जितना उनको ज्ञान है, समझ है, या कुछ ज्ञान इकट्ठा करके यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहते हैं और वो अपना आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। और कुछ पत्रकार लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वो भी अपना एक्स्ट्रा अपना चैनल बना के चलाते हैं, उसका भी उनको आर्थिक लाभ है या उनका प्रचार भी होता है। और कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता में साख खराब हो गई, किसी टीवी चैनल में थे वहाँ से वो हटा दिए गए, या उनको किसी तरह का उनसे एलर्जी या प्रॉब्लम हो गया, उनको काम नहीं मिल रहा है, सस्पेंड कर दिया गया। तो कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं, तो उन लोग को पास तो सिर्फ इसके और कोई काम ही नहीं है, वो तरह तरह का विषय खोजते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अध्ययन करते हैं, और जो नया नया टॉपिक या करेंट टॉपिक आता है उस पर तुरंत वीडियो बनाते हैं। अभी कोई न्यूज़ आया, कोई घटना हो गई, 5 मिनट के बाद वो वीडियो बना देंगे, कोई आधा घंटा के बाद बना देंगे, कोई 1 दिन के बाद बना देंगे। तो उस तरह से आप लोग जो सोचते हैं कि कानून का इतना बड़ा अथाह समुद्र है और सभी पॉइंट पर अगर वीडियो बनाने लगे तो हजारों क्या दसों हजार लेक्चर में नहीं समाप्त होगा। तो इसलिए ठीक है, हम जो सोचे हैं, जिस तरह से चल रहा है, और बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि भूमि विवाद बहुत बढ़ रहा है, उसके चलते अपराध भी बहुत हो रहा है और आपराधिक मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस भी बहुत बढ़ रहा है। इसलिए हर आदमी, आम और खास आदमी को और अधिवक्ता को और न्यायिक पदाधिकारी को यहाँ के बिहार के जो कानून हैं भूमि से संबंधित, उसकी जानकारी सही सही होगी तो बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा, आम जनता को मिलेगा, ताकि वो अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों समझ सके कि कानूनी प्रक्रिया कैसे करें और क्या करें। जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं उससे भी पता चलता है। इसलिए हिमांशु जी, आपका प्रश्न का उत्तर यही है, आप फॉलो करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हालचाल पूछा इसके लिए भी धन्यवाद। और आप बराबर फॉलो कीजिए और माइन्यूटली फॉलो कीजिए। अगर आप कम पढ़े लिखे हुए हैं, लॉ के स्टूडेंट नहीं है, तो आपको थोड़ा आवश्यकता है ज़्यादा बार वीडियो देखने का और समझने का। और अगर लॉ के स्टूडेंट हैं वो कुछ ज़्यादा समझेंगे, और प्रैक्टिशनर हैं तो और ज़्यादा समझेंगे। इसलिए जहाँ प्रॉब्लम होगा प्ले लिस्ट में जाइएगा, लेक्चर सीरीज में जाइएगा, तो टॉपिक दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ, उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, किस पॉइंट पर लेक्चर है, उसको खोल करके देखिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी अभी लैंड लॉ लेक्चर सीरीज में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था बीटी एक्ट का समाप्त हो गया है। अब आगे जो हम टेकअप करेंगे वो म्यूटेशन लॉ के ऊपर, चूंकि इस बीच में बराबर म्यूटेशन का भी प्रश्न आता है और म्यूटेशन से संबंधित आजकल बहुत मुकदमा बढ़ रहा है, इसलिए म्यूटेशन एक्ट के बारे में हम बताएंगे। और जितने फॉलोअर यूट्यूब पर हमारे चैनल के हैं, आज जो हमको बराबर फॉलो कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए विशेष सूचना है कि आगे हम प्रश्न लेंगे। कुछ लोग का रिक्वेस्ट होता है कि छोटा वीडियो बनाइए, तो ऐसा नहीं है कि कोई लॉ का बिंदु है। एक साधारण आदमी को जो लॉ का ज्ञाता नहीं, उसको समझाने के लिए हम 1 लाइन 2 लाइन में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए विशेष रूप से उसको समझाना पड़ता है, गहराई में जा करके और व्याख्या करके, तो थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट को भी समझाने में 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट लग जाएगा। कोई ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में 5 लाइन में हम कमेंट बोल दें। इसलिए कम से कम किसी भी बात को समझाने के लिए, एक भी बात को समझाने के 15 से 20 मिनट लगेगा। तो अब जो लेक्चर सीरीज चल रहा है ये टॉपिक वाइज चल रहा है, यानी कि कानून, एक पर्टिकुलर कानून को लेंगे, जैसे बीटी एक्ट को लेके चल रहा है पहले, उसके बाद लीगल हिस्ट्री दिए, लैंड लॉ का बैकग्राउंड ऑफ लैंड लॉ, लीगल हिस्ट्री लैंड लॉ का बताए, तो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर उसमें आ गया। उसके बाद बकास्त के ऊपर जब दिए तो बकास्त बीटी एक्ट के अंदर ही पार्ट था, तो बकास्त के ऊपर 8-9 लेक्चर हो गया। उसके बाद बीटी एक्ट का चला तो उस पर 15-20 लेक्चर लगभग आ गया। अब बीटी एक्ट के बाद आपका आएगा म्यूटेशन एक्ट, तो उसमें कई लेक्चर होंगे। उसी तरह से फिर दूसरा एक्ट लेंगे, तीसरा एक्ट लेंगे, तो जितना एक्ट है वो सब सीरीज में आते जाएगा। और बाद में फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो किसी एक टॉपिक को, छोटा टॉपिक को लेके तब 15 से 20 मिनट का वीडियो, लेकिन अभी इसमें बहुत समय लगेगा और सीरीज वाइज आएगा। और अभी जितना प्रश्न आप लोग के मन में उठता है या जो लोग हमको सवाल पूछ रहे हैं, वो सब करीब करीब इस समय लेक्चर सीरीज में कवर होते जाएगा। उसके बाद भी छूट सकता है, बहुत सारा तरह का प्रॉब्लम आता है, तो वो छूटेगा तो वो आप अपना फिर प्रश्न कीजिएगा, फिर हम प्रश्नोत्तरी वाला भी साइड बाई साइड चलते रहेगा। तो हिमांशु जी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद एक मोहम्मद असलम हैं, इन्होंने 11 दिन पहले पूछा था, खतियान इनके दादा के नाम से था। कर्मचारी ने इनसे मांगा था रिटर्न जमाबंदी, लेकिन रिटर्न जमाबंदी में इनका जैसा कि कहना है कि इनके दादा का नाम दे करके कोई आदमी उनका बेटा बन के नाम अपना चढ़ा लिया, यानी कि इनके दादा को उसने अपना बाप बना लिया। तो इसमें क्या करना है, ये चाहते हैं कि हम क्या करें। ये प्रश्न मोहम्मद असलम का है। ये नरपतगंज क्या लिखते हैं, और एड्रेस में अगर नरपतगंज कोई जगह है तो हम नहीं कह सकते हैं, या इन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर मोहम्मद असलम सुन रहे हैं तो उनका जवाब है कि आपका मामला एक लाइन में जवाब देने वाला नहीं है, फिर भी मोटा मोटी तौर पर हम जवाब दे रहे हैं। अगर खतियान में आपके दादा का नाम है तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस CS खतियान है, कैडेस्ट्रल सर्वे है कि RS खतियान है, या चकबंदी के दौरान बना खतियान है। अगर अलग खतियान है तो जवाब अलग होगा तीनों का। दूसरा, अगर रिटर्न जमाबंदी में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसका पिता का नाम आपके दादा के नाम से मिलता है, तो ये छानबीन करना होगा कि उसी गांव का है आदमी वो जिस गांव के आप हैं। तब अगर एक ही गांव का है तो होगा कि उस गांव में उस नाम के एक ही व्यक्ति थे कि 2 व्यक्ति थे। हो सकता है उसके बाप का भी नाम वही हो जो आपके दादा का नाम हो, तो ये भी पता करना पड़ेगा। तो ये सब चीज फैक्ट का है और अनुसंधान इन्वेस्टिगेट करने का है, तो इसके बारे में आपको जानकारी जुटाना होगा। और उसके बाद रसीद उस पर किसका कट रहा है, कब से कब तक उसका कटा, या आपका कट रहा है या किसी का नहीं कट रहा है, कब्जा किसका है, कितना जमीन है, और नेचर ऑफ लैंड क्या है, उसमें खेती होती है नहीं होती है, मकान है, दुकान है, गांव के अंदर है, डी है। तो बहुत सारा प्रश्न छूटता है। इसलिए ये सब प्रश्न आप यूट्यूब पर इतना लंबा लिख भी नहीं सकते हैं, और लिखने में भी आधा हिंदी आधा अंग्रेजी लोग लिखते हैं, तो वो अंदाज से पढ़ने में हमको समय भी लगता है। इसलिए आपको उचित राय यही है कि आप अब जहाँ पर हैं वहाँ स्थानीय अधिवक्ता जो सिविल के हैं उनको सारा अपना कागजात दिखाइए, और कोई कागज अगर कम रहा है और वकील साहब जो कागज मांगेंगे वो सब कागज उनको पूरा दीजिए। पूरा कागज देने के बाद वो पढ़ करके जो राय देंगे वो राय आप अपने हाथ से नोट कर लीजिए, या वकील साहब को कहिए कि आप लिख करके हमको राय दीजिए। अगर वो राय से आपको लगा कि ठीक है और वकील साहब भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं इसमें ही तरीका है यही होगा, तो आप उनके हिसाब से वहाँ स्थानीय न्यायालय में जो कार्य करना है, केस करना है, वो आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि उनका राय को आप जो दिए हैं उसी समय अपने फ़ोन से हमसे वकील साहब से बात करवा दीजिए। हम बात करके वकील साहब से 1 मिनट में समझ लेंगे, जो आप हमको 1 घंटा में समझाइएगा तो हम वकील साहब को समझा देंगे, फिर वो आपका काम कर देंगे। अगर वही संभव नहीं है तो वकील साहब से लिखित में ओपिनियन ले लीजिए, और वो लिखित जो ओपिनियन है उस ओपिनियन को फोटो करके हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो हम फिर उसका राय दे देंगे। अगर वो भी संभव नहीं है और उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर आप सक्षम हैं, आपका ज़मीन ज़्यादा है या आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, केस करना ज़रूरी है, तो आप पटना सभी कागजात लेके मेरे पास समय लेके आ जाइएगा। आपका राय भी दे देंगे और जो समाधान करना होगा समाधान भी कर देंगे। लोअर कोर्ट का केस बनाना होगा तो उसके बारे में गाइड कर देंगे या बना देंगे, या हाई कोर्ट में बनाना होगा तो हाई कोर्ट में बना के किया जाएगा। उसके बाद प्रश्न है संतोष कुमार राय। 11 दिन पहले इन्होंने किया था, सिक्मी खतियान के बारे में पूछा था। 2 चीज इनका और भी 2 बारी प्रश्न कर चुके हैं। अब पता नहीं संतोष जी क्या हैं, ये अमीन है क्या है, एक संतोष ठाकुर हैं, एक संतोष कुमार राय हैं। तो अभी संतोष कुमार राय का हम प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। इन्होंने लिखा है कैडेस्ट्रल सर्वे खाता नंबर 65 में पार्ट में सिक्मी हो गया। तो प्रश्न लिखने में भी चूंकि आप पूरा नहीं समझते हैं इसलिए प्रश्न भी क्लियर नहीं लिख पाते हैं, फिर भी आपके प्रश्न से जो हम समझे उससे ही समझ में आता है कि रैती खतियान खाता नंबर 65 में कुछ सिक्मी प्लॉट है जिसमें सिक्मीदार का नाम लिखा हुआ है। तो जब सिक्मीदार का नाम लिखा रहता है
तो सिकमीदार का खाता नंबर उसमें भी लिखा रहता है। बहुत सा में रहता है, बहुत सा में नहीं भी रहता है। तो सिकमीदार का खतियान अलग भी बनता है। तो वो अगर वहां पर खाता नंबर लिखा हुआ है, मान लिया कि CS खतियान में खाता नंबर 65 लिखा हुआ है और सिकमी वाला खतियान में खाता नंबर 6 लिखा हुआ है मान लीजिए, तब खाता नंबर सिकमी खतियान करके खाता नंबर 6 खोजिएगा तो वो आपको अलग से नकल मिल जाएगा। और वहां पर देखिएगा सिकमी खतियान में कि बाएं तरफ जहां रैयत का नाम रहता है वहां पर सिकमीदार का नाम रहेगा, और रैयत का नाम सबसे ऊपर में सिकमी खतियान में दाहिने तरफ रहेगा जहां पर जमींदार का नाम रहता है। माने जमींदार के जगह पर रैयत का नाम हो जाएगा और आप अंडर रैयत है, उस रैयत के अंदर है सिकमीदार, तो यहाँ पर बाएं तरफ नाम रहेगा। तो इसलिए वो नकल ले सकते हैं। जहां से खतियान का नकल मिलता है वहीं से सिकमी खतियान का भी नकल मिलेगा। दूसरा इसी में इन्हीं का प्रश्न है या कोई पूछे है कि उसमें बाएं तरफ रहता है रैयत का नाम और दाहिने तरफ लिखा हुआ रहता है बसर्रह नंबर। बसर्रह नंबर, सर्रह का मतलब होता है रीति रिवाज। तो जहां का जो लोकल कस्टम है, बिहार प्रांत में हर जिला का अलग अलग क्षेत्र का कुछ कस्टम है, बटेदारी का, सिकमी का कितना बटेगा नहीं बटेगा, भौली का अलग है, नकदी का अलग है, पुराने जमाने से चला रहा है, उसी को सर्वे के समय में लोग उसको दर्ज किए हैं, बहुत जगह दर्ज मिलेगा। तो सर्रह दो बात के लिए किया जाता है। बसर्रह नंबर जिसका दिया हो इसका माने उस नंबर में उस रैयत का अपना अलग भी जमीन है जिसका खतियान बना हुआ है, तो वो आसानी के लिए उसको बसर्रह नंबर लिख दिया। दूसरा, अगर उसका खतियान में भी जो पेमेंट का है वो कैश रेंट है या काइंड रेंट है, माने भौली है या नकदी है, तो वो जो उसका तरीका है वही इसमें भी लागू होगा। तो उसका खतियान का नंबर उस सर्रह नंबर से वहां से पता चल जाएगा और जो तरीका है पेमेंट और रेंट का वो पता चल जाएगा, इसलिए बसर्रह नंबर लिखा रहता है। अब इसके बाद प्रश्न है इनका रमेश प्रसाद जी का। रमेश प्रसाद जी ने कोई प्रश्न नहीं किया है, इन्होंने मांगा था कि मोबाइल नंबर हमको दिया जाए। तो आप लोग को सभी को पहले भी बता चुके हैं, आप लोग ध्यान सुनिए कि मेरा पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सभी यूट्यूब पर अवेलेबल है, यूट्यूब में जाकर के देखिएगा तब मिल जाएगा। फिर भी इनको रमेश प्रसाद को हमने यूट्यूब पर भी अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, और आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं तो आप लोग नोट कर लिए, वही मोबाइल नंबर पर बात भी हो सकती है और उसी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी मेरा है। मोबाइल नंबर नोट जिनको करना है नोट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा है 9431078617। इसके बाद संतोष कुमार एक अररिया से आए हैं, इनका भी लगभग 13 दिन पहले का ये है प्रश्न किया हुआ है, और इन्होंने पूछा था कि नक्शा पर कुछ लिखा रहता है, कलेक्ट्री रजिस्ट्री नंबर, जुडिक्शन नंबर, ये सब क्या है, उसका क्या मतलब है। तो ये यूट्यूब पर मैंने इनको जवाब दे दिया था, और जवाब दे दिया था इसलिए कि आपको इससे क्या मतलब है, आज के तारीख में किसी व्यक्ति को इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर भी इनकी जिज्ञासा थी कि इन्होंने दोबारा भी प्रश्न किया, व्हाट्सएप पर किया, तो हमने इनसे कहा था कि आप फोटोकॉपी नक्शा का भेजिए। इन्होंने नक्शा का फोटोकॉपी उस पोर्शन का जहाँ पर ये सब लिखा हुआ है भेजा है, और मैंने उसको पढ़ करके देख भी लिया है। तो अभी तक ये क्या करते हैं ये पता नहीं है, किस मकसद से पूछ रहे हैं, उसमें इनसे हमने प्रश्न पूछा था कि आप किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं, तो नहीं बताया। फिर भी अब हम इनको बता देते हैं कि एक चीज़ तो आपने लिखा है कि जुरिडिक्शन नंबर, तो उसमें जुरिडिक्शन नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप भेजे हैं। उसमें नक्शा में क्या है, मुख्य रूप से क्या रहता है, थाना नंबर। तो थाना नंबर जो ये होता है, ये पुलिस स्टेशन जो है थाना आज का, वो थाना नंबर नहीं होता, उसका नंबर ही नहीं पड़ा। हर गांव जो बड़ा गांव होता था जिसको महल बोलते थे, और जो बड़ा गांव नहीं हुआ था साधारण गांव है उसको मौजा बोलते थे। तो किसी किसी मौजा में भी कई टोला होता था, और महल में भी तो कई टोला और कई गांव भी होते थे। तो जो रेवेन्यू के जहाँ खेती होती है, जहाँ किसान लोग रहते थे, वो रेवेन्यू विलेज का पहले सर्वे हुआ। सर्वे का लेक्चर में सारा डिटेल बताया। अगर ये चीज़ समझना है
तो सर्वे का कैडेस्ट्रल सर्वे और रीजनल सर्वे के बारे में जो लेक्चर बीटी एक्ट का दिए हैं 103 बीटी एक्ट के ऊपर दिए हैं, उसमें आप जाके देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है। आप लोग नहीं खोज पाते हैं, पूरा देखते नहीं, इसलिए नहीं समझ में आता है। तो सब लिखा हुआ है कि सर्वे कैसे हुआ। पहले विलेज का बाउंड्री फिक्स किया गया, विलेज का बाउंड्री, अगर पूरे देश का लिए तो पहले देश का बाउंड्री फिक्स किया गया, उसके बाद पूरे राज्य का बाउंड्री फिक्स किया, राज्य में जितना कमिश्नरी बना कमिश्नरी का बाउंड्री फिक्स हुआ, कमिश्नरी के बाद जिला बना तो जिला का बाउंड्री बना, जिला के बाद सब डिवीजन बना तो सब डिवीजन का बाउंड्री बना, और सब डिवीजन के अंतर्गत परगना बना, परगना बना कई गांव को जोड़ करके, तब परगना का नंबर अलग हो गया, सर्किल उसको बोलते थे। और उसके बाद जो गांव है जहाँ रैयत रहता था, खेती होती थी, और वहाँ से लगान लिया जाता था, तो रेवन्यू, लगान को रेवन्यू बोलते हैं, तो रेवन्यू विलेज कहा गया, तो हर विलेज का नंबर पड़ा। तो आपने जो नक्शा भेजा उसमें महाराजपुर उसका मौजा का नाम है और उसका थाना नंबर 99 है, समझ गए। तो रेवन्यू सर्वे मौजा उसको कहते हैं। और खजौली जो है आपका थाना है, जहां भी थाना, पुलिस थाना खजौली है। अब इसमें लिखा हुआ है कलेक्ट्री रजिस्ट्री नंबर 83। तो कलेक्ट्री रजिस्ट्री नंबर क्या है? कलेक्टर के यहाँ रजिस्टर पर जो नंबर चढ़ता है, उस मौजा का कलेक्टर के यहाँ भी रजिस्टर होता था और कमिश्नर का भी होता था, क्योंकि कलेक्टर ही जिला का रेवेन्यू का हेड होता था, सारा पैसा कलेक्टर के पास जाता था, और कलेक्टर का सीनियर अफसर कमिश्नर होता था। ऊपर जाने के लिए कमिश्नर के थ्रू जाता था जो भी होता था, तो दोनों जगह रिकॉर्ड रहता था रेवेन्यू से संबंधित। तो दोनों जगह का अलग अलग रजिस्टर, कलेक्टर के पास अलग रजिस्टर रहता था और कमिश्नर के पास अलग रजिस्टर रहता था। तो हर विलेज का, तो एक कमिश्नरी में कई जिला होते हैं, तो इसलिए उनके हर नंबर बदल जाता था। वो अपना कमिश्नरी के हिसाब से, कमिश्नरी के हिसाब से वो अपना नंबर रहता था, उसमें रहता था बाउंड्री कमिश्नर नंबर, तो उसका नंबर अलग है। तो आज के तारीख में अब जो रेवेन्यू सर्वे होता है, इसमें कुछ नहीं रहता। रिविजनल सर्वे में या चकबंदी सर्वे में सीधे मौजा थाना नंबर रहता है, क्योंकि रेवेन्यू थाना वही रखा गया, उसके लिए अलग से अब बने, चूंकि ऑलरेडी वो विलेज, हाँ कोई नया विलेज बन गया हो, बस गया हो कहीं, तो उसका फिर नंबर अलग से पड़ सकता है। तो इसलिए आपका सवाल का जवाब बहुत डिटेल में हमने दे दिया, आप समझ गए होंगे। आज के तारीख में इस सब चीज़ का कलेक्ट्री नंबर और रजिस्ट्री नंबर, अब कलेक्टर के यहाँ सब रजिस्टर नंबर वगैरह नहीं होता। ये सब अंग्रेज लोग बनाया था अपने फायदा और सुविधा के लिए, ताकि उसको इंग्लैंड में बैठे बैठे वहीं से सारा देख ले। आज कैसा कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं ना था उस जमाने में, तो सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहता था, और नीचे से छनते हुए ऊपर तक गया, और लास्ट में वहाँ जो वाइसराय होता था उससे बात किया, टेलीफोन से बात किया या टेलीग्राम से बात किया, या जैसे जिस सुविधा से लेटर से खबर भेजा, तो उससे सारा डाटा उसको मिल जाता था, पता चल जाता था, और फिर बाद में वो चेक करता था कि हाँ सही है गलत है। तो वो सब नंबर अलग अलग रजिस्टर में लिखा हुआ है, वो नंबर है। तो सुविधा के लिए कि अगर कोई नक्शा देखेगा और उसका रेफरेंस का जरूरत होगा, तो वो नक्शा में भी दे दिया जाता था। आज के तारीख में उसका कोई अहमियत नहीं। आपका क्या गांव का नाम है और उसका रेवेन्यू थाना नंबर क्या है, इतना ही से मतलब है। हर कागज में वही मिलेगा, बाकी नंबर कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। उसके बाद एक और लिखे हैं, ये नाम नहीं दिए हैं, मेंटोज करके लिखे हैं, MENTOS। अभी किस नाम से है, कहाँ से है, इनका कुछ पता नहीं। फिर भी इनका प्रश्न थोड़ा लंबा भी है। 80 वर्ष से जमीन पर कब्जा नहीं है, तो पूछते हैं कि रेंट रिसीट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ये भी प्रश्न इनका अधूरा है। अगर आपकी जमीन है और 80 वर्षों से आपका कब्जा नहीं है, किसी गैर का कब्जा है, तो आपका राइट खत्म हो गया। और म्यूटेशन कराने के लिए बहुत सा चीज देखना पड़ता है, और जिस व्यक्ति का अगर कब्जा है और उसके पास कोई कागज नहीं है, तो वो भी रसीद कटाने जाएगा तो उसको भी दिक्कत होगा। तो जो आदमी कब्जा में नहीं, उसको तो रसीद कटेगा नहीं। हाँ, अगर आपके नाम से कागज है और कागज से आपका टाइटल पता चलता है, और अभी वर्तमान समय में आपका कब्जा नहीं है, तो आप म्यूटेशन के लिए देंगे, तो उसमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ज़मीन आपका कैसे आया और कब्जा आपका है कि नहीं। वो वहाँ का कर्मचारी जाकर रिपोर्ट करेगा कि किसका कब्जा है। तो कब्जा अगर है, आपका टाइटल भी है, कागजात से पता चलता है, तो रसीद कट जाएगा।
और रसीद कटाने का अलग तरीका है जो म्यूटेशन एक्ट में दिया हुआ, वो फिर हम बताएंगे, अभी उस पर तो आगे लेक्चर आएगा। लेकिन म्यूटेशन होता है जब कोई आदमी मर गया तो उसके बाल बच्चा के नाम से म्यूटेशन होता है। कोई बंटवारा का कागज रजिस्ट्री से हुआ तो उसके आधार पर हो गया। कोई कोर्ट से बंटवारा हुआ, म्यूटेशन हो गया। कोई बेच दिया किसी को तो खरीदार को म्यूटेशन हो गया। कोई गिफ्ट कर दिया या दान दे दिया तो उसको म्यूटेशन हो गया। तो जब प्रॉपर्टी एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ ट्रांसफर होगा, यानी कि हस्तांतरित होगा, तब उसका म्यूटेशन होगा। तो म्यूटेशन ऐसे थोड़ी, रसीद काटने का मतलब म्यूटेशन का मतलब हुआ दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब पहले से जिसका नाम जमाबंदी में है उसका नाम कटेगा, खारिज माने काटना, और नया आदमी जो अप्लाई करेगा उसका जुटना, वो दाखिल करना, उस पर चढ़ाना, तो उसी को जमाबंदी भी बोलते हैं, उसको पंजी 2 या रजिस्टर्ड 2 बोलते हैं। तो दाखिल खारिज, हिंदी में नामांतरण बोलते हैं आजकल उसको। तो नामांतरण तभी होगा कि किसी का नाम पहले से है, उसके जगह पर हमको, तो उसके जगह पर मेरा हकीयत कब्जा आएगा तब ने। और हकीयत कब्जा कैसे आएगा? जब हम उससे प्राप्त करेंगे, चाहे तो हम वारिस हैं तो वारिस के हैसियत से प्राप्त करेंगे, या हमको बख्शिश मिला बख्शिश से, या हमको बिक्री किया केवाला से तो उससे मिला। जो भी तरीका कानूनी है जमीन हस्तांतर करने का, ट्रांसफर करने का, उसके आधार पर हम दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो ऐसे रसीद नहीं कटेगा, ऐसे कोई रसीद नहीं कटता है। तो ये भी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और संतोष कुमार का वो दे दिए थे बसर्रन नंबर का जवाब जो ये संतोष ठाकुर हैं, ये पूछे थे अररिया से कि बसर्रन नंबर का, तो वो जवाब आपको ही दे ही दिए बसर्रन नंबर क्या होता है। अब एक प्रश्न है दीपक कुमार मधेपुरा से, 13 दिन पहले इन्होंने प्रश्न किया था। हालांकि इनका अभी हमको लगता है कि हमने प्रश्न का उत्तर दिया था पिछले लेक्चर में, फिर भी अगर वो नहीं सुने होंगे तो हम उनके प्रश्न का दोबारा हम उत्तर दे देते हैं। या हो सकता है हमको ऐसा लग रहा है कि हमने प्रश्न का उत्तर दिया है, नहीं दिया हो, तो दोनों वजह से अगर दिया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जवाब देते हैं। इनका पहला एगो भ्रम है, कहाँ से इनको जानकारी मिली, चूंकि क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़े हैं तो हमको मालूम नहीं है। इन्होंने लिखा है कि कोई बोलता है या इनको पता चला है कि बीटी एक्ट समाप्त हो गया, मधेपुरा में लागू नहीं होता है, इसकी मान्यता समाप्त हो गई। ये गलत है, भ्रांति है। बीटी एक्ट किसी एक जिला में समाप्त नहीं हो सकता है। बीटी एक्ट पूरे बिहार प्रांत में लागू था, लागू है, लागू रहेगा और कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक धरती रहेगी और खेती जमीन रहेगा और सरकार रहेगी तब तक बीटी एक्ट रहेगा। उसमें सुधार और संशोधन हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होगा। पहला चीज भ्रम निकाल दीजिए। दूसरा, आपने कहा है कि 2012 में ही दफा 106 बीटी एक्ट के अंदर एक आदमी डिग्री करा लिया है जो आपके खिलाफ है, तो क्या करना चाहिए, और अब इसका राय मांगे हैं। तो 2012 से 11 साल हो गया। 11 साल आप कहाँ थे? 11 साल का आपका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और रिविजनल सर्वे में लिखा हुआ है अनावाद, अनावाद लिखा हुआ है, इसका माने कि खेती नहीं हो रहा था। तो आपका प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी चीज अधूरा भी है। बीटी एक्ट में जब केस चला तो किसने किस पर केस किया, किस जमीन का केस किया, उसका क्या आधार था, और जिस समय केस किया उस समय खतियान किसके नाम से बना था, ये सारा प्रश्न होता है। इसलिए आपका सटीक उत्तर यही है। 2 का तो हम डायरेक्ट उत्तर दे रहे हैं कि बीटी एक्ट न समाप्त हुआ है न समाप्त होगा, सब जगह लागू है। दूसरा उत्तर ये है कि जब 106 बीटी एक्ट का ऑर्डर होता है तो सिविल कोर्ट के फैसला की तरह वो डिग्री माना जाता है, और उसका अपील 1 महीना के अंदर होता है सब जज के यहाँ। तो वो आपने नहीं किया, और सब जज का अगर फैसला हो जाएगा तो उसका फिर सेकेंड अपील हाई कोर्ट में होता है 90 दिन के अंदर। तो ये सब तो आप कुछ किए नहीं। अगर आपके विरुद्ध हुआ है तो आपको अपील करना पड़ेगा, वही एक रास्ता और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए और सही जानकारी के लिए आप अपना सारा कागजात, 106 का फैसला, 106 का जो सूट चला था उसका अर्जी, बयान तहरीर, फैसला के साथ साथ सब ले जाइए, और खतियान का कॉपी ले जाइए। अगर आपका कब्जा है तो कब्जा का सबूत, रसीद कटता है तो रसीद, सब ले जा करके अपने स्थानीय अधिवक्ता से मिलिए और उनसे पूछिए कि क्या आपका विचार है, इसमें क्या हो सकता है। अगर अपील होने के लायक है तो 11 साल के बाद आपको 11 साल का जवाब देना पड़ेगा, 11 साल के बाद भी अपील हो सकता है। और जब वो सब कुछ नहीं प्रक्रिया बुझाए तब टाइटल सूट अलग से आपको करना पड़ सकता है। अगर आपका कब्जा नहीं है तो 12 साल के अंदर आपको कब्जा के लिए टाइटल कर सकते हैं। अगर 12 साल से ज्यादा बेकब्जा हो गए तो वो भी आपका केस नहीं चलेगा। उसके अलावा अब प्रश्न आता है, अजय कुमार जहानाबाद से लिखते हैं,
इन्होंने लिखा है कि डीसीएलआर का फैसला अगर हमारे खिलाफ होगा, उनका जमीन के लिए लड़े अंचल में और डीसीएलआर में, तो कहाँ जाएंगे। तो इनका प्रश्न का भी हम उत्तर दे चुके थे, फिर भी इनको हम दोबारा बता रहे हैं कि डीसीएलआर का ऑर्डर किस कानून के तहत हुआ, ये जानना जरूरी है। आपका पिटीशन किस कानून के तहत दिया गया था। कभी आप बोलते हैं रास्ता के लिए झगड़ा था, तो रास्ता के लिए है तो गैर मजरूआ आम हो गया, गैर मजरूआ आम हो गया तो उसके लिए अतिक्रमण बाद चलेगा। तो आप नापी बाद कैसे चलाए, तो नापी बाद से तो कुछ होता नहीं है। नापी बाद का अपील हो गया डीसीएलआर नहीं था, डीसीएलआर के बाद फिर कलेक्टर के यहाँ जाइए। यही, और अगर सचमुच में आपको है कि रास्ता रोक लिया है, रास्ता का कोई कागज करा लिया है, या नापी गलत करा के रास्ता को कब्जा कर लिया है, वो आम पब्लिक को उससे नुकसान हो रहा है, तो आम पब्लिक के तरफ से मिल करके अतिक्रमण वाद के लिए आवेदन दीजिए अंचल अधिकारी के यहाँ। अंचल अधिकारी नहीं मानता है तो एसडीओ के यहाँ दीजिए, एसडीओ नहीं मानता है तो कलेक्टर के यहाँ दीजिए कि आम जनता का रास्ता फलाना फलाना आदमी इसको रोक रहा है। तो सब एक ही बार सब जगह दरखास्त भी दे सकते हैं। कलेक्टर को दीजिए, उसका कॉपी सब जगह दे दीजिए, या अंचल अधिकारी को दीजिए, उसका कॉपी दे दीजिए, डीसीएलआर एसडीओ कलेक्टर को दे दीजिए। कोई तरीका से आप लिखिए उसमें जरूर कि ये प्लॉट नंबर इतना, खाता नंबर इतना, मौजा इतना, अराजी इतना, नक्शा में ऐसा है, खतियान में ये गैर मजरूआ आम रास्ता है, गली है, सड़क है, जो भी है, और इसमें फलाना फलाना व्यक्ति फलाना समय में इसको कब्जा कर लिया है या रोक लगा दिया है, आने जाने में दिक्कत होता है, अतिक्रमण को हटाया जाए। ये आवेदन में लिखिए और देखिए कि तुरंत उन लोगों पर केस हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है, और अतिक्रमण बाद चला करके अतिक्रमण हटाने का उन लोग को अधिकार है। अगर वहां से किसी वजह से नहीं चला, कोई मेल में रहे या ध्यान नहीं दे, कुछ हो, तब 3-4 दरखास्त आपका जो दिया हुआ रहेगा उसी के आधार पर आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में रिट करके और उसको खाली करवाने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। अब एक और प्रश्न आया है, अभिनव गेमिंग। पहले भी इनका कई प्रश्न आया है, कभी नाम बताए नहीं है। अभिनव गेमिंग के नाम से यूट्यूब पर प्रश्न छोड़े, लगभग 13 दिन पहले का इनका प्रश्न है कि 1947 का इनका सेटलमेंट है, जमाबंदी भी इनके नाम से है, रेंट रोल भी है इनके नाम से, लेकिन आरएस खतियान में बिहार सरकार हो गया है और अवैध कब्जा इनका लिखा गया है। तो आपका भी प्रश्न जटिल है। ये सारा कागजात ले जाके स्थानीय अधिवक्ता से मिल करके आपको हम बता भी दिए थे, आप उनसे ओपिनियन ले लीजिए। अगर आपका रिसेंट में ऐसा हुआ है और आपको कब्जा में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। अवैध कब्जा को, खतियान को डिक्लेयर कराने के लिए तो 3 ही साल नियम था, लेकिन बहुत साल बीत गया, तो टाइटल के आधार पर फिर भी आप डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल में खतियान के बारे में भी टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। इसलिए आप वहाँ पर स्थानीय अधिवक्ता जो सिविल के, उनसे जाकर के संपर्क कीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से एक हिमांशु कुमार है, वो जमींदारी बॉन्ड के बारे में पूछे, जमींदारी बॉन्ड के बारे में बताए थे। अब इसका कोई अहमियत नहीं, उन्होंने पूछा है जमींदारी बॉन्ड का क्या वैल्यू है। तो ये कानून के विद्यार्थी जो हैं या अधिवक्ता हैं, उनको कानून की बारीकी के बारे में प्रश्न पूछना और जानना जरूरी है। आम आदमी के लिए जिज्ञासा बस पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर आप लोग जोर नहीं दीजिए। जो आपको ज़रूरत है, जो आपके काम की चीज़ है, उस पर ज़्यादा प्रश्न कीजिए। फिर भी आपके प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। जमींदारी बॉन्ड सिर्फ इस बात के लिए दिया गया था कि सरकार तुरंत क्षतिपूर्ति जमींदार को नहीं दे रही है, तो उसमें समय सीमा निर्धारित हो गया, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद हम ही रुपया देंगे। तो वो जमींदारी बॉन्ड, जब तक के वो बॉन्ड का रकम आप नहीं लिए हैं, वो आपका समझिए कि वो नोट है, समय पर आके उसको भंजा लीजिएगा, इससे उसका वैल्यू है। आज जब वो भंजा लिए तो सरकार के पास चला गया तो रद्दी के टोकरा में होगा, उसका फिर कोई वैल्यू नहीं है। अगर जमींदारी बॉन्ड है और उसको आप यूज करना चाहते हैं, तो उसका यूज सिर्फ इसी बात के लिए होगा, सरकार के खिलाफ, कि हमारा इतना रुपया बाकी है बॉन्ड में, अभी तक सरकार नहीं दिया है। और दूसरा, अगर किसी गैर व्यक्ति से झगड़ा हो जाए कि आपके पूर्वज जमींदार थे कि नहीं थे, इस तौजी में आपका जमींदारी था कि नहीं, आपका उसमें हक हिस्सा था कि नहीं, और उसी तौजी से संबंधित आपको कंपनसेशन मिला है जमींदारी बॉन्ड, तब उसके लिए वो बॉन्ड जो है इस बात का प्रमाण हो जाएगा कि आपका परिवार के जो पूर्वज थे वो जमींदार थे, वही उसका लीगल वैल्यू है, एविडेंसरी वैल्यू है। उसके बाद शिवजी यादव का गोपालगंज से था, वो मांगे थे, बड़ा लंबा चौड़ा लिखे थे,
प्रश्न उनका हम यूट्यूब पर जवाब दे दिए हैं कि स्थानीय अधिवक्ता से गोपालगंज से जो फ़ोन किए हैं शिवजी यादव, वहाँ से आप जवाब पहले यूट्यूब पर दे दिए हैं, आप वो जवाब देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो। और अभी जो हम आपको जवाब दे रहे हैं वो ये है कि आप स्थानीय अधिवक्ता से मिल करके सारा कागज दिखा करके, कागजात दिखाने के बाद जो ओपिनियन दे उसके हिसाब से आप अपना आगे का कार्य करें। और आपको तो ये भी लिख दिए थे कि जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ सब कागजात लेके आइएगा, कंसल्टेशन चार्ज कितना लगेगा, ये सब बता दिए थे। तो आप जो आपको सुविधा हो वो हिसाब से काम करें। उसी तरह से एक माला सिन्हा लिखते हैं, इनका हालांकि प्रश्न पुराना है और इनको रिप्लाई भी हमने दे दिया था यूट्यूब पर। इन्होंने पूछा है जो विधि व्यवसाय से संबंधित लोग के लिए ही जरूरी है, फिर भी अगर किसी के पास जमीन जायदाद है और मुकदमा वगैरह लड़ने का मौका मिला है और ऐसी व्यवस्था हुई है तो उसके लिए भी है। मुख्य रूप से इनका प्रश्न जो है वो है कि सर्वे कितने प्रकार का होता है। तो फिर हम रिपीट करते हैं कि आप लोग पूरा लेक्चर खोजते नहीं, तो ये संभव नहीं है मेरे लिए कि हर बार एक ही लेक्चर जो पॉइंट पर दे दिए हैं बार बार उसी पर हम जवाब आपको देते रहें। आपको उस पर खोजना चाहिए, कुछ अपना भी मेहनत करें, उससे आपका भी ज्ञान वर्धन होगा, खोजने का तरीका मालूम होगा। और सुनिएगा तो आपका प्रश्न का सॉल्व होगा, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए आपके लिए वो जरूरी है खोजना। आपका प्रश्न यही है कि सर्वे किस प्रकार हुआ, कब हुआ, कितना तरह का सर्वे हुआ, तो सब उसमें बताया हुआ है। फिर भी शॉर्ट में भी यहाँ पर हम बता देते हैं कि सबसे पहले मुसलमान के समय में सर्वे हुआ मुस्लिम राज में, उसका नाम था थाकवस सर्वे। उसके बाद 1894 से लेकर 1910 के बीच में बिहार के विभिन्न हिस्से में सर्वे हुआ, उसका नाम था कैडेस्ट्रल सर्वे। उसके बाद 1963 से लेकर 1974 के बीच में बिहार में विभिन्न स्थल पर कई जगह सर्वे हुआ, उसका नाम है रिविजनल सर्वे। तो रिविजनल सर्वे इसलिए कहा गया कि दोबारे हुआ, यानी दोबारे हुआ, रिवीजन माने दोहराना। पहला सर्वे कैडेस्ट्रल हुआ और दोबारे हुआ। तो पहला तो अंग्रेज के ज़माना में हुआ, दूसरा आज़ादी के बाद रिवीजनल सर्वे बिहार सरकार के द्वारा किया गया। तो अंग्रेज के द्वारा जो किया गया सर्वे और बिहार सरकार के द्वारा जो किया गया सर्वे, ये दोनों बीटी एक्ट के सेक्शन 103, 103A, 103B के तहत हुआ और बंगाल सर्वे एक्ट के तहत हुआ, जिसके बारे में पूरा डिटेल बता चुके हैं। थाकवस सर्वे कोई कानून नहीं था, वो जमींदार लोग अपने सुविधा के लिए कराया था कि कौन रैयत का कितना जोत है और कितना मालगुजारी रहता है, वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो, मालगुजारी ज़्यादा मिले, उसके लिए कराया था। उसका कोई कानूनी मान्यता नहीं है और किसी कानून के तहत नहीं हुआ था। और वो मेजरमेंट जो हुआ उसमें नापी, प्लॉटिंग वगैरह वो साइंटिफिक तरीका से नहीं हुआ था, जबकि कैडेस्ट्रल सर्वे और आरएस दोनों ये। उसी तरह से म्यूनिसिपल एरिया में जहाँ म्यूनिसिपैलिटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी थी और म्यूनिसिपल एक्ट के तहत वो आता था, तो वहाँ म्यूनिसिपल सर्वे हुआ, वो अलग हुआ। 1922 से लेकर 1927 तक करीब करीब बिहार प्रांत के अलग अलग जगहों में म्यूनिसिपल सर्वे हुआ। तो उसमें जो खतियान बनता है उसको म्यूनिसिपल सर्वे खतियान कहते हैं और प्लॉट को म्यूनिसिपल प्लॉट कहते हैं, जबकि रिविजनल सर्वे मतलब प्लॉट को रिविजनल सर्वे खतियान और खाता नंबर रिविजनल सर्वे प्लॉट नंबर, यानी शॉर्ट में आरएस खाता आरएस प्लॉट, और कैडेस्ट्रल वाला को सीएस खाता सीएस प्लॉट। उसके बाद चकबंदी की प्रक्रिया जहाँ जहाँ शुरू हुई तो उसको प्लॉट के जगह पर उसमें चक नंबर बोलते हैं, तो उसको चक खतियान बोलते हैं या चकबंदी खतियान बोलते हैं। तो चकबंदी के अधिनियम के तहत हुआ और चक खाता और चक प्लॉट उसमें कायम हुआ। इसके अलावा संथाल परगना का अलग एक्ट है, तो उसके सर्वे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत हुआ। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अलग है, तो उसके अंतर्गत छोटा नागपुर टेनेंसी, तो सबका समय भी अलग अलग समय में हुआ है। तो इसलिए बहुत प्रकार का सर्वे हुआ। और अभी जो बिहार सरकार सर्वे की है 2011 में कानून बना के स्पेशल सर्वे, ये इसका नाम है स्पेशल सर्वे। इसके अलावा और भी सर्वे होता था जहाँ पर कि जमीन नदी में डूब गई और फिर जमीन से निकल गई, तो उसका हर 10 साल पर सर्वे होता था, उसको डिसेनियल सर्वे बोलते थे। उस सर्वे कराने का अधिकार कलेक्टर को था, जो एलुवियन एंड डिलुवियन एक्ट के तहत होता था। तो इस प्रकार से बहुत गहन विषय है
और एक एक विषय में घंटों बोला जा सकता है कि 10 लेक्चर हो सकता है। तो उतना गहन आप यूट्यूब पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो जब स्पेशल टॉपिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो बताते हैं तो एक ही टॉपिक पर इसीलिए लंबा लंबा होता है। कई कई लेक्चर तो मेरा ऐसे वहाँ पर होल डे दिन दिन भर हम लेक्चर देते हैं क्लास में, वैसा गंभीर टॉपिक रहता है। नहीं तो 3-4 घंटा तक का आम बात होता है। जैसे हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ का जो पहला मेरा लेक्चर है पुराना, देखिएगा अगर आप लोग, उसमें अंग्रेजी में ही शायद बोले हैं, बाद में अनुरोध करे किए हैं लोग कि नहीं आम लोग भी सुने और वकील लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और कुछ हिंदी मीडियम वाले जज भी हैं तो हिंदी में ज़्यादा सुविधा होगी। तो बाद में हम हिंदी और अंग्रेजी मिला के बोल लेंगे, फिर बाद में प्योर हिंदी में भी बोले हैं। तो 2 घंटा 40 मिनट का लैंड लॉ पर लेक्चर है, उस शायद अंग्रेजी में होगा। तो जो अंग्रेजी जानते हैं और समझते हैं, अगर उनको इच्छा है तो वो लेक्चर आप खोज करके निकालिए। वो पुराना होगा, 2 साल या 3 साल पहले का होगा। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था शायद उस समय या उसके और पहले का होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें और डिटेल मिलेगा। नहीं तो बीटी एक्ट का लेक्चर है, सर्वे के ऊपर 4-5 लेक्चर होगा, उसमें सारा डिटेल मिलेगा। लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ पर आपका सभी दे दिए। तो हम समझते हैं कि माला सिन्हा जी, आपको ये सर्वे के बारे में जो जानकारी मिल गई, इससे आपका प्रश्न का हल हो गया। लास्ट प्रश्न है एक श्याम यादव है, इनका है रिक्वेस्ट कि 20 मिनट का वीडियो बनाएं। तो ठीक है, आपके प्रश्न को भी हम रखते हैं अपने ध्यान में, और छोटा टॉपिक रहेगा तो हम कोशिश करेंगे छोटा वीडियो बनाने का। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अभी जो हम सब्जेक्ट वाइज लैंड लॉ का जो लेक्चर सीरीज प्रारंभ किए हैं, लैंड लॉ का पूरा हर एक्ट का लेक्चर 1 बाय 1 समाप्त हो जाएगा। तब फिर हम दोबारा अगर समय मिलेगा तो छोटा छोटा लेक्चर टॉपिक पर, एक एक टॉपिक पर। अब जैसे मान लीजिए गैरमजुर्गा पर बता दिए, जल्दी जल्दी सब बात बता दिए, तब गैरमजुर्गा क्या है और उससे संबंधित विधान क्या है, ऐसा कह करके हम 10 मिनट का लेक्चर बना देंगे। तो यही सब बात फिर उसमें ही बोलेंगे। तो इसीलिए अभी से जो लोग ध्यान दे करके सुनेंगे समझेंगे, उनके लिए और आसानी होगी। तो आज के इस प्रश्नोत्तरी में हमने काफ़ी प्रश्न कर लिया, और करीब करीब कुछ ऐसा भी प्रश्न था, लगभग 13-14 दिन के अंतर्गत जो भी सब प्रश्न जमा हुए मेरे पास, वैसे कुछ छोटे प्रश्न जिनका मैंने व्हाट्सएप पर उत्तर दे दिया है या यूट्यूब पर उत्तर दे दिया है, उसमें से कुछ हमने छोड़ भी दिया है, नहीं दिया है। तो जिनका उत्तर दे दिया है उम्मीद करते हैं वो लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखोगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिए। और बाकी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिनका उत्तर दिया हुआ हो और उसको मैंने फिर आज अभी इस प्रश्नोत्तरी में फिर डिटेल से समझा दिया है, तो वो भी लाभान्वित होंगे। तो आज का ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो प्रश्नोत्तरी चल रहा है लैंड लॉ का, ये तीसरा पार्ट है, ये समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद अगला विषय पर लेक्चर आएगा, या ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो लेक्चर होगा वो सब लेक्चर आएगा। और फिर कम से कम 10 या 15 दिन के गैप के बारे में जब प्रश्न आपका जमा हो जाएगा तो एक लेक्चर फिर ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज अलग से चलते रहेगा। तो आज का ये तीसरा पार्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।